बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 14 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 14। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, बार बार कह रहा हूँ कि वो देख लीजिए। आज जो पार्ट 1 में मैंने बताया था उसको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करूँगा। पार्ट 1 के अंदर जो कुछ मैंने बताया था पहले उसको थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उनको याद होगा मैंने क्या क्या बातें बताई थी। मैंने इससे स्टार्ट लिया था, कार्बन से, और मैंने बताया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन के एटम के पास 6 होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये बात आपको पता है। ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया गोल। उसके बाद ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्लासिकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, मॉडर्न नहीं जिसमें SPDF वगैरह आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्लासिकल जो है यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में जिस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी जिसका नाम है ऑक्टेट रूल, जो 8-8 का हिसाब रखा जाता था जिसके अंदर, और जिसमें ये कहा जाता था कि पहले शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे, ये बात की जाती थी। और अदर का मतलब उसके बाद आने वाले जितने शेल हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब के अंदर जो है वो 8-8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, आ सकते हैं, 8-8 आ सकते हैं। ये ऑक्टेट रूल कहलाता था। और इसी रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का रखने का जो अमल है शेल्स के अंदर, के इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे रखना है, ये मेथड जो है, जो ये तरीका है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका, कई तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रखा जाता है। पहले वक्तों में, स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका जिस उसूल के तहत रखा जाता था उसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ये मैंने पहले पार्ट में भी सारी बातें बताई थी, अब ये भी आज भी बतानी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और इनसे रिलेटेड जो इनके जनरल फार्मूलाज हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये एन क्या होता है, आइज़ो क्या होता है, नियो क्या होता है, ये इनके साथ अगर लग जाता है तो उसका क्या मतलब बनता है किसी कंपाउंड के साथ, जैसे कि एन पेंटेन है, आइज़ो पेंटेन है, नियो पेंटेन है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको जो है वो ये कार्बन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ था हमें कि इलेक्ट्रॉन 6 हैं कार्बन के पास। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो पहला शेल बना लिया मैंने, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो डेफिनेटली अगले शेल में आएंगे, क्योंकि पहले शेल की कैपेसिटी जो है, गुंजाइश जो है, वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है। अब पहले शेल को छोड़ के जब उसके बाद वाले शेल जो आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रखने का तरीका होता है। उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं। पेयर्स मतलब जोड़े में, जोड़ा मतलब 2-2 करके, 2-2 करके या 2-2 जोड़ के, पेयर बना के। लेकिन वो पेयरिंग जो है, पेयरिंग ये मैं लिख रहा हूँ साथ, पेयरिंग जो स्टार्ट करते हैं हम, ये पेयर बनाने का प्रोसेस जो हम शुरू करते हैं ये 5वें इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। 5e, ऊपर माइनस का साइन मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए। तो 5e माइनस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 5वें इलेक्ट्रॉन से आप पेयरिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे पास अभी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 4 हैं। तो इसीलिए टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। अल्लाह ताला ने कार्बन को जो है वो
सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो हमने 6 रख दिए। अगर इसकी जगह पर हमारे पास नाइट्रोजन होता तो उसके पास, नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो फिर आप देखते कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते नाइट्रोजन के, कितने बच जाते? 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते। इसके अंदर भी हम नाइट्रोजन का वैलेंस शेल अगर बना के आपको दिखा दूं तो ये देख लें, ये नाइट्रोजन का पहला शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए नाइट्रोजन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट। पहले ये 4 जगहें जो हैं इनको फिल करेंगे, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको किसी के साथ भी आप पेयर कर दें, उसको किसी के साथ भी पेयर कर दें। तो इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मैं इसके साथ कर देता हूँ। तो अब जो पोजीशन है यहाँ पर वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के, वो ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं नाइट्रोजन के, 1 2 3, ये हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं, अकेले हैं, उनका पेयर नहीं बना हुआ। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, जो कि जोड़ों की शक्ल में हैं, 2 2 करके हैं, तो वो सिर्फ ये रहे। ये सर्किल मैंने वैसे ही बनाया, परेशान मत हो जाइएगा, ये रहे। तो सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, वो नाइट्रोजन में हमें एक ही नज़र आता है, लेकिन कार्बन के पास हमें ऐसा पेयर कोई मिलता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने, अब ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है ना, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, इस बात पे गौर करें कि एटम्स आपस में मिलते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है। अगर मैं वाटर का आपसे फार्मूला पूछूं या आपसे ये पूछूं इनडायरेक्ट वे में कि वो मॉलिक्यूल बताइए जिन मॉलिक्यूल्स के मिलने से पानी बनता है, जिसको हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस पानी को, ये पानी किन से मिलके बना है, तो आप कहेंगे H2O के मॉलिक्यूल से। फिर मैं आपसे पूछूंगा H2O के मॉलिक्यूल जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, तो आप कहेंगे एक H2O का मॉलिक्यूल 3 एटम्स से मिलके बना है, जिसमें 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन फैमिली के हैं, एक एटम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है। तो इस तरह से ये 3 के ग्रुप बने हैं या मॉलिक्यूल बने हैं H2O, और इसी तरह ये ग्रुप आपस में मिले हैं, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स मिले हैं और पानी बन गया। यहाँ तक तो बात सही है। अब मैं पूछता हूँ क्या ज़रूरत थी आखिर हाइड्रोजन के 2 एटम्स को और ऑक्सीजन के 1 एटम्स को मिलने की। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मीथेन गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास है CH4, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम थी इन 4 हाइड्रोजन के एटम्स को कि वो कार्बन के पास आए, और कार्बन को क्या प्रॉब्लम थी कि उसने इनको आने दिया और मिलने दिया। कार्बन भी मिलना चाहता है चारों हाइड्रोजन से, और चारों हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से भी मिलना चाहते हैं। तो इसके पीछे मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है मजबूरी। दोबारा सुन लीजिए, क्या मजबूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एटम जो है वो अपना पेयर जो है वो मुकम्मल करना चाहता है। हर एटम जो है अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो मुकम्मल करना चाहता है। इसीलिए एटम आपस में मिलते हैं ताकि उनके ये पेयर्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं। अब यहाँ हाइड्रोजन को भी ज़रा देख लीजिए आप, इसको मिटाऊँ, हाइड्रोजन को भी देख लें। हम इस CH4 को ही बेस बना के आगे चलेंगे, ठीक है। अमोनिया का भी मैं मॉलिक्यूल बना देता हूँ। यहाँ पर देखें NH3, इसको भी देख लीजिए आप। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ज़रा आप हाइड्रोजन को भी मुलाहिजा कर लें, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। तो ये तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन तो होते नहीं है इस ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के पास। बहरहाल प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा टारगेट नहीं है अभी समझना, बस ये समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन कहाँ रखेगा? पहले शेल में ही रखेगा। ऑक्टेट रूल के मुताबिक, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। तो यहाँ पर पहले शेल की नीड क्या है? हाइड्रोजन की।
एक इलेक्ट्रॉन, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए हाइड्रोजन को, ये मजबूर है इस वक्त। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा, और यही ये चाहता है। और इसी पहले शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का एटम ये किसी के साथ मिलेगा जाके, दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, उसके पास भी ऐसी ही कोई पोजीशन होगी, तीसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, उसके पास भी कुछ ऐसी ही पोजीशन होगी। ये 3 हाइड्रोजन के एटम जो हैं, 1 2 3, ये किसके पास जाएंगे? इस नाइट्रोजन के पास जाएंगे। नाइट्रोजन के पास क्या है वो मैंने वहाँ बनाया हुआ है, देख लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल तो कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद वाले शेल में आप देख लें 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे गए हैं कि एक जगह पे पेयर बना हुआ है, बाकी 1 2 3 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, उनको पेयर करना चाहता है नाइट्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन को आपने देख लिया और 1 नाइट्रोजन को भी आपने देख लिया। 3 हाइड्रोजन अपना पहला शेल मुकम्मल करना चाहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, और नाइट्रोजन को जो है उसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका पेयर बन जाए, ये भी पेयर हो जाए, ये भी पेयर हो जाए, ये भी पेयर हो जाए। केमिस्ट्री की दुनिया में इस तरह से कैसे ये मामला हल होगा, तो इसके लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बड़ी तवील बात है, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बात बिल्कुल कि केमिकल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। हाइड्रोजन के एटम इस नाइट्रोजन के एटम के नज़दीक आएंगे और शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेफिनेटली नाइट्रोजन भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप अपनी कोई चीज़ देना नहीं चाहते तो आप शेयर करवा लेते हैं, और सामने वाला भी अपनी चीज़ देना नहीं चाहता तो वो भी शेयर करवा लेता है। बोलता है भाई दूंगा नहीं, हाँ आप शेयर कर लें, मैं भी इस्तेमाल कर लूँ, आप भी इस्तेमाल कर लो। आप भी बोलो भाई मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि आपको अपनी चीज़ दे दूँगा, हाँ मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल कर लो। इस तरह आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, बाहमी शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों पार्टियों को एक दूसरे की ज़रूरत हो, दोनों पार्टियों को एक दूसरे की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, इस तरह दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हाइड्रोजन के पास भी पहले शेल में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी, इस हाइड्रोजन के पास भी, और नाइट्रोजन के पास भी इसी तरह। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन का भी क्या होगा, पेयर बन जाएगा। तो नाइट्रोजन की भी नीड पूरी हो जाएगी। ये नीड पूरी करने के चक्कर में जब ये एटम्स आपस में मिलेंगे तो चीज़ें बनेंगी। ये अमोनिया गैस बनेगी, ये वाटर बनेगा H2O, और ये मीथेन गैस बनेगी। यही मीथेन गैस सुबह किचन में अम्मा जो है वो जलाती हैं किचन में, तो उससे नाश्ता बनता है, हम नाश्ता करते हैं। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे नहीं सर सुबह में जो है वो मीथेन गैस नहीं जलती, सुबह में तो नेचुरल गैस जलती है या सुई गैस जलती है। नेचुरल गैस कहना ज़्यादा सही है। तो आपकी जो आप सुई गैस कह रहे हैं या नेचुरल गैस कह रहे हैं, उसका उसमें नेचुरल गैस एक मिक्सचर है। नेचुरल गैस जो एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, लेकिन उन बहुत सारी गैसेस के अंदर 94% जो गैस है, यानी कि सबसे ज़्यादा उस नेचुरल गैस के अंदर जिस गैस का हिस्सा है वो मीथेन गैस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सुबह जो आपको नाश्ता मिल रहा है वो मीथेन गैस की बर्निंग की वजह से मिल रहा है। सोचिए ज़रा, अगर अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को देख लें, तो ये मैंने बनाया था कार्बन का एटम। कार्बन का वैलेंस शेल या लास्ट शेल ये है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। 4 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे इस तरह से। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन आ गया। 4 हाइड्रोजन लग गए, ये मीथेन गैस का मॉलिक्यूल बन गया।
ठीक है, चारों हाइड्रोजन्स ने अपने फर्स्ट शेल कंप्लीट किए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, और कार्बन ने चार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लिया, शेयर कर लिया, और इस तरह कार्बन का भी वैलेंस शेल, लास्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो ये मजबूरी इनको नज़दीक लेके आई। सोचिए ज़रा, अगर अल्लाह ताला इनको ये मजबूरी ना देते तो क्या ये हाइड्रोजन और कार्बन के एटम आपस में मिलते? नहीं मिलते। और अगर ये नहीं मिलते तो उसके नतीजे में क्या मीथेन गैस बनती? नहीं बनती। और अगर मीथेन गैस ना बनती तो सुबह में हमें नाश्ता इतना अच्छा, इतना क्विक, इतना जल्दी जो मिल जाता है, क्या वो मिलता? नहीं मिलता भाई। पहले वक्तों में मीथेन गैस का किसी को पता नहीं था, तो लकड़ियाँ जलाई जाती थी, आग जलाई जाती थी, कितना टाइम लगता था, धुआं भी होता था, लकड़ियाँ भी जलती थी, लकड़ियाँ काटी भी जाती थी, बड़े मसले मसाइल थे। बहरहाल, तो आगे चलते हैं। आप ये कार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, वो इस एक कार्बन के ऊपर बैठी हुई है, ये समझ जाइए आप। अगर तो इस एक कार्बन के ऊपर बैठी हुई, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और हालांकि मुझे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को समझाना है, उसके बाद एन, आइजो और नियो को समझाना है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, आखिरी वीडियो से मतलब ये है कि इसके बाद तो फिर कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनकी डिस्कशन है, जैसे कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन गैस है, उसमें मीथेन गैस का इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें होंगी। ये जो है वो इनके मुकाबले में आसान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। सीरीज़ की आखिरी वीडियो नहीं है, सॉरी, इस टॉपिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी वीडियो है। उसके बाद तो ज़िंदगी आसान है। सिर्फ मीथेन गैस है, उसके बाद ईथेन गैस है, ईथीन गैस है, इनकी खसूसियात है, इनके हवाले से बातचीत है, तो वो तो आसान है। ठीक है भाई। तो ये सब कुछ बताने का मकसद यही था कि कार्बन के ऊपर आपकी अच्छे से ग्रिप हो जाए। अब इन तीन फैमिलीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तीन फैमिलीज़ हैं ये। मैं एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा उसको मिसाल दे के आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसकी टेक्निकलिटी को समझिए। कोई मुझसे पूछता है कि आप इंसान हो, तो मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता। मैं बोलता हूँ हाँ भाई, मैं इंसान हूँ। आर यू ह्यूमन? यस आई एम। मैं इनकार करूँगा? नहीं भाई, मैं इंसान हूँ। मतलब इंसान मेरा नाम है, मेरा नाम इंसान है। उसके बाद मेरा नाम एशियन भी है, मेरा नाम पाकिस्तानी भी है, मेरा नाम मुसलमान भी है, मेरा नाम आसिफ भी है, मेरा नाम मैन भी है। ओमैन आदमी कोई बोलता है। ठीक है, तो ये सारे नाम एक ही शख्सियत के जब हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मेरे इन सारे नामों का पस मंज़र अलग अलग है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आर यू ह्यूमन, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई दूसरे प्लेनेट का कोई एलियन हो सकता है भाई, वरना कोई इंसान अगर पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं जवाब दूंगा। ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि क्या आप इंसान हो। डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, ये तो बेतुकी बात है ना, कोई एलियन ही पूछेगा। हाँ, अगली बात, अगर कोई पूछता है आपसे आर यू मुस्लिम, हाँ ये कुछ सवाल है बिल्कुल लॉजिकल, क्योंकि हमारी दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। हिंदुज़म भी है, सिखिज़म भी है, ठीक है, और जो है वो जुडिज़म भी है, क्रिश्चियनिज़म भी है, और एथिज़म भी है, सोशलिज़म भी है, कम्युनिज़म भी है। ठीक है, ये कई तरह के मानने वाले दुनिया में लोग मौजूद हैं। ठीक है, वो अपना अपना इंसान के अपने अपने बिलीव्स हैं। बहरहाल, तो मुझसे कोई बोलेगा मुस्लिम, तो क्या मैं बुरा मानूंगा? नहीं, मैं बोलूँ यस आई एम मुस्लिम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे फिर पाकिस्तानी, आगे फिर आसिफ, मैन, ये सारे मेरे नाम, इसमें कोई शक नहीं है। अब ज़रा एक बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब मैं कहता हूँ कि अल्केन फैमिली, ये जो है वो CH4, ये मीथेन है, ये मीथेन है, CH4।
इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये इसका केमिकल फार्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है। ये 3 नाम भी मैं बार बार लिखता हूँ, इस पर भी ज़रा गौर किया करें। ये मैं लिखता हूँ केमिकल नेम। जब आपसे पूछा जाए इसका केमिकल नेम क्या है तो आप बता दीजिए मीथेन। कोई आपसे पूछता है इसका केमिकल फार्मूला क्या है तो आप इसका केमिकल फार्मूला बता दीजिए CH4। ये इसका केमिकल फार्मूला है। कोई आपसे पूछता है इसका, अब ऑब्वियस ही बात है कोई ये पूछेगा कि भाई इसका जब पूछेगा तो इसका पूछेगा आपसे इसका केमिकल नेम क्या है, और जब ये आपको देगा तो इससे पूछेगा 2 सवाल पूछ सकता है कि इसका मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, या इससे आपका मीथेन का वो केमिकल फार्मूले के अलावा एक और चीज़ पूछेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपसे पूछा जाता है ये क्या है, आप बता देते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, आप बता देते हैं मीथेन इसका केमिकल नेम है। ये आपसे पूछा जाता है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, आप बता देंगे इसका केमिकल फार्मूला CH4 है। फिर आपसे पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो आप उसको कहेंगे वेट करो भाई, इसके लिए मुझे थोड़ी ड्राइंग करके बतानी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ होते हैं। ये C आ गया एक, इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन आ गए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल लाइन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कुछ याद आया? अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था याद है, कार्बन का ये और इसके साथ फिर ये मैंने हाइड्रोजन लगाया था, इसके साथ फिर मैंने हाइड्रोजन लगाया था, इसके साथ हाइड्रोजन लगाया था और इसके साथ हाइड्रोजन लगाया था। ये बना था CH4 का डायग्राम। ये डायग्राम है CH4 मॉलिक्यूल का, CH4 का डायग्राम। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इन नामों को ज़रा आपने समझना है। एग्जाम में जब आपसे बोला जाए ना स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए, केमिकल फार्मूला बताइए या केमिकल नेम बताइए। बहरहाल इसकी तरफ चलते हैं अभी। तो आपसे जब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये मीथेन जो है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, आप कहते हैं ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा मेरी बात पे, मिटा दूँ इसको, ये साइड वाला। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका क्या सवाल है आपसे? ये सवाल, मीथेन जो है वो दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है भाई इसकी फैमिली का नेम बता दो। फैमिली नेम, इसकी फैमिली का नेम क्या है? ये मीथेन जो है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो ये मीथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? आप बोलते हैं इसका फैमिली नेम जो है वो अल्केन है। एक तो ये इसकी फैमिली है, एक और फैमिली है इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो वजह पूछेगा भाई अल्केन फैमिली के अंदर भी मीथेन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस फैमिली के अंदर भी मीथेन है, वजह बता दीजिए। तो वो बोलेगा कि भाई अगर आप पूछेंगे अल्केन फैमिली में जो उसको रखा गया वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसको अल्केन फैमिली में रखा गया। वो बोलता है ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसीलिए अल्केन फैमिली में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्यों रखा हुआ है? आप बोलेंगे भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर मीथेन को छोड़ के, मीथेन वैसे चेन नहीं बना रहा, ठीक है, अल्केन फैमिली का अगर एक और आप कंपाउंड ले लें जिसको हम कहते हैं ईथेन, और एक और कंपाउंड ले लें जिसको कहते हैं प्रोपेन, तो ईथेन और प्रोपेन, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ईथेन जो है 1 2
और यहाँ पर CH3 और CH3। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इथेन का। अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो 3 कार्बन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये इथेन है, प्रोपेन है और मीथेन भी। हालांकि ये चेन तो नहीं बना रहा, लेकिन ये है इसी फैमिली का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक फैमिली है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेन बनाते हैं। तो अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब चेन्स बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहे, ठीक है। और इसी तरह ये जो हैं वो एलिफैटिक भी हैं। इसी तरह यही क्या है, ये भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कौन से होते हैं, जो कि चेन्स बनाते हैं। तो अल्केन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अल्कीन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन फिर अल्केन को अगर हम देखते हैं, ये पिछली वीडियो में तफसीलात बता चुका हूँ, अल्केन को अगर हम देखते हैं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सिर्फ चेन बनाना मकसद नहीं है, चेन भी हो और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो, तो वो सिर्फ अल्केन फैमिली के मेंबर्स के पास है। और अल्कीन की अगर बात करें तो ये किससे ताल्लुक़ रखती है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ताल्लुक़ है इस फैमिली का? नो, इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली से ताल्लुक़ है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वजह क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नो डाउट कि वो वाले होते हैं जो कि चेन्स बनाते हैं, ठीक है। अल्कीन के कंपाउंड भी जैसे ईथीन है, मीथीन है, ईथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, सबके आखिर में जो ENE आ रहा है वो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी चेन्स बनाते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आता है। तो यहाँ पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से, जो कि चेन बनाते हैं। अल्कीन फैमिली के मेंबर्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सब के सब चेन्स बनाते हैं, तो एलिफैटिक हुए। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड भी होता है इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं हुए, बल्कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली से फिर इनका ताल्लुक़ है। समझ आ गई बात आपको? अब इनकी डिटेल्स में चलते हैं आगे, ज़रा देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली। अल्कीन्स नोट्स में डाल लीजिए ज़रा ये बात, क्या बोल रहा है इनके बारे में, क्या है। सबसे पहले ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नोट करते रहें, अब नोट्स बनवा रहा हूँ। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। बॉन्ड कौन सा बना हुआ है इनके अंदर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला अल्केन्स का क्या है, CnH2n+2, ये है अल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है। तो इस जनरल फार्मूले को पहले डिस्कस कर लें या आगे चल के डिस्कस करें? चलें इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट्स मैं आगे और बताता रहूँगा इसके हवाले से क्या है। CnH2n+2, n छोटा आएगा, 2n भी छोटा आएगा, +2 ये छोटे आएंगे, ठीक है। C और H जो है वो बड़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या है, ये जनरल फार्मूला है,
यूज़ क्या है इसका? भाई अगर ये फार्मूला जनरल फार्मूला अल्केन का है तो इसका कोई यूज़ भी तो होगा ना, इसका कोई फ़ायदा भी तो होगा। क्या फ़ायदा है इसका आखिर? इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? टू डिराइव केमिकल फार्मूलाज, टू डिराइव केमिकल फार्मूलाज। इसकी मदद से आप केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रोपेन, प्रोपेन, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है किसका? अल्केन का, इसीलिए मैंने एक अल्केन लिया है। क्या है ये? प्रोपेन नहीं लेता, बल्कि हम लेते हैं पेंटेन, पेंटेन। अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये पेंटेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक अल्केन है, आप बता दीजिए मुझे इसका केमिकल फार्मूला। अब देखें, आपके लिए केमिकल फार्मूला इसका बताना इतना आसान थोड़ी ना होगा। कार्बन पता नहीं कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 कार्बन हैं, हाइड्रोजन फिर 2 हैं, 6 हैं, कितने होंगे? अगर कोई आपसे बोलता है डिकेन है, इसका केमिकल फार्मूला बता दीजिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर आपको गिनती आती है, यूनानी गिनती, ग्रीक काउंटिंग, कौन कौन सी है? मीथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हैग्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9 और डिक मतलब 10। अगर आपको ये यूनानी गिनती आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप समझ जाएंगे कि डिकेन के अंदर ये जो डिक लिखा हुआ है इसका मतलब है 10 कार्बन। तो कार्बन का तो कोई टेंशन नहीं, सी लगाएं और उसके साथ 10 लिख दें, सी लगाएं और उसके साथ 10 लिख दें। अब इस फॉर्मूले का कोई फ़ायदा भी तो होगा। जब आपको ये बात पता चल गई कि कार्बन 10 है, देखिए स्टेप नंबर 1 में आपको गिनती आनी चाहिए, तो डेक से मैं समझ गया 10 कार्बन, तो C10 कर दिया। अब इस फॉर्मूले में देखें, N की जगह पर 10 आ जाएगा। N की वैल्यू क्या हो गई? 10, क्योंकि कार्बन 10 हो गए। अब यहाँ पर 2N लिखा हुआ है, इसका मतलब जो वैल्यू N की है उसको 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो N की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास? 10, क्योंकि इसका नाम क्या है? डिकेन। डिकेन वर्ड बना है डिक से, इसका मतलब है 10, इसका मतलब कार्बन हो गया हमारे पास 10, तो N की वैल्यू 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा प्लस 2। सिंपल कैलकुलेशन है बस। अब क्या होगा? N की जगह पर मैं कर दूंगा C10 और H की जगह पर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2, 20 प्लस 2। इसको और आगे लेके चलूँ, 20 और 2 को प्लस करूँ, ये एरो बना के आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा C10 और H22। ये लीजिए डिकेन का केमिकल फार्मूला आपके पास आ गया। तो मेन चीज़ क्या है? जहाँ N लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी तो आगे सिंपल मैथ्स है। और N की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो कंपाउंड दिया हुआ उसके नाम पे गौर कर लें, कहीं ना कहीं कार्बन की तादाद लिखी हुई होगी और शुरू में लिखी हुई होती है, लेकिन यूनानी ज़बान में डिकेन। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ, पेंटेन अगर कहा जाए बताइए इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो पेंटेन जो है इसके पास कितने हैं? 5 कार्बन, 5 कार्बन, तो बड़ा आसान हो गया। अब इसी फार्मूले को मिटाऊँ मैं, ऊपर से जगह बनाऊँ थोड़ी सी। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? हेप्टेन ले लेते हैं, हेप्टेन। आपसे कहा जा रहा है हेप्टेन का केमिकल फार्मूला बताइए। आपने लास्ट में देखा ANE आपको नज़र आ रहा है, आप समझ गए कि ये हेप्टेन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? अल्केन से। इसका जनरल फार्मूला आपको याद था, आपने लिखा CnH2n + 10।
अब हेप्ट का आपको गिनती भी याद है, इसका मतलब था 7, तो ये हो जाएगा C7H2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या निकली है 7 प्लस 10, फिर ये हो जाएगा C7 2 7 14 प्लस, सॉरी ये मैंने आखिर में 10 लिख दिया, सॉरी 2 आएगा। तो ये हो जाएगा C7H16, ये लीजिए, ये क्या है, हेप्टेन का केमिकल फार्मूला C7H16, देख लीजिए। अब अगर ऑक्टेन का बोला जाए, ऑक्टेन, इसका केमिकल फार्मूला बताइए। तो ऑक्ट मतलब 8, पहले फार्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 2, n की जगह पे ऑक्ट मतलब 8, तो ये 8 हो गया, H2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 और C8H 2 8 16 प्लस 2, ये हो जाएगा C8 और 18, ये आ गया ऑक्टेन का केमिकल फार्मूला। ठीक है भाई, इस तरह से ये बनेंगे सारे अल्केन, और ये इसका जनरल फार्मूला भी हमने देख लिया, उसका यूज़ भी साथ ही देख लिया। फिर हम चल रहे थे यहाँ पर आगे, अल्केन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है वो जो लिखा हुआ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि MCQs में ये सवाल आते हैं। मिटा दूँ, नंबर 4 पॉइंट अल्केन का क्या मौजूद है। अच्छा, ये हो गया, ये स्टेबल होता है, मीन्स अनरिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, स्टेबल और अनरिएक्टिव क्या है अभी इसको नहीं समझा सकता, अभी इसको छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, और इनको जो है वो इसी वजह से ये एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इनको आल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को जो है वो पैराफिन्स भी कहा जाता है, पैराफिन्स, PARAFFIN, पैराफिन्स। ठीक है, ये किससे निकले हैं, लैटिन, लातीनी ज़बान का ये वर्ड है पैराफिन। पैरा का मतलब है क्या, लिटिल, मतलब थोड़ा। ठीक है, और FFIN फिन्स का मतलब है अट्रैक्शन। FFIN फिन्स का मतलब अट्रैक्शन, बहुत थोड़ी अट्रैक्शन रखते हैं ये किसी दूसरे कंपाउंड के लिए, बहुत थोड़ी अट्रैक्शन रखते हैं ये किसी दूसरे कंपाउंड के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मीथेन गैस है, ठीक है, और क्लोरीन गैस को हम आपस में रिएक्ट करवाना चाहें तो इनको रिएक्ट करवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन जो हैं ये अलग अलग हो जाएं इस तरह से, और इसी तरह क्लोरीन जो है ये 2 एटम है ये भी अलग हो जाएं, फिर ये आपस में मिलें। क्लोरीन का एक एटम जो है हाइड्रोजन के एक एटम के साथ मिले, और यहाँ जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जब ही बनेगा ना जब मीथेन के पास से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जब ही बनेगा ना जब क्लोरीन का एटम, क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, ये 2 एटम है ना क्लोरीन के Cl2, यहाँ Cl2 से 2 क्लोरीन के एटम से एक क्लोरीन का एटम अलहदा होगा, तभी तो जाके ये एक क्लोरीन का एटम एक हाइड्रोजन का एटम मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। लेकिन बात यही है ना कि ये जो है वो मीथेन है, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्केन फैमिली से, स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, इतनी आसानी से ये अपना कंपाउंड ख़राब नहीं करेंगे, इतनी आसानी से ये 5 एटम अलग अलग नहीं होंगे, इसीलिए तुमको कहा जा रहा है कि ये स्टेबल है मतलब अनरिएक्टिव है, और इसीलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। सारे अल्केन्स को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब के सब अनरिएक्टिव हैं, अपनी अपनी जगहों पर स्टेबल हैं। ठीक है, इतनी आसानी से तो आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब इतनी आसानी के साथ अपने एटम्स को अलग अलग नहीं करेंगे, जैसे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के 5 एटम इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे, ये अलग नहीं होंगे
तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे नहीं तो कोई नई चीज़ बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मीथेन का मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है, इसको नीड नहीं है कि अब ये अपने 4 हाइड्रोजन के एटम्स को जो है वो अलहदा करेगा अपने आप से। ठीक है, ये शुरू में डिस्कस कर चुके हैं क्या मजबूरी थी। हाँ, अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो दीगर बात है। अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की जाए मीथेन के मॉलिक्यूल से कि भाई निकालो 4 हाइड्रोजन के एटम, अलग हो जाओ तुम, एक कार्बन जो है अलग हो जाए, 4 हाइड्रोजन के एटम अलग हो जाए, अगर हम इसके साथ ज़बरदस्ती करें वो दीगर मामला है। खुद ये नहीं करना चाहेगा, खुद ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको सारे अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। लिटिल, पैरा मीन्स लिटिल, फिन्स मीन्स अट्रैक्शन, लातीनी ज़बान का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अट्रैक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी दूसरे कंपाउंड के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होती इनकी। यहाँ पर क्लोरीन एक दूसरा है, तो ये दोनों जब नज़दीक आएंगे तो क्लोरीन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो। मीथेन कोई अट्रैक्शन नहीं रखेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं भाई हम कुछ नई चीज़ नहीं बना रहे, मुझे ज़रूरत नहीं है। कौन बोलेगा? ये मीथेन। तभी तो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तभी तो पैराफिन कहा जाता है। क्यों? लिटिल अट्रैक्शन, थोड़ी अट्रैक्शन होगी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या है? अल्कीन्स को देख लेते हैं, मिटा दो इसको। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम। आइजो, एन और नियो, इनको भी देखना है। नंबर 2 अल्काइन, सॉरी अल्कीन। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से? क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वजह क्या है इसके अंदर? डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको इसमें लाजमी मिलेगा, इसके कंपाउंड्स में लाजमी आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई। अच्छा, फर्स्ट मेंबर जो है इसका, फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का वो ईथीन है। क्या है? ईथीन। और इसी ईथीन को आल्सो कॉल्ड, एक और नाम से इसी ईथीन को बुलाया जाता है इथाइलिन। क्या कहा जाता है इसको? इथाइलिन। ठीक हो गया भाई। आल्सो कॉल्ड, अल्कीन्स को, अल्कीन्स आल्सो कॉल्ड, इथीन की बात नहीं कर रहा, इथीन का तो मैंने बता दिया, उसको इथाइलिन कहते हैं। अल्कीन का बता रहा हूँ। अल्कीन्स आल्सो कॉल्ड, अल्कीन्स यानी कि जितने मेंबर हैं अल्कीन फैमिली के, उनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब क्या है? ओलेफिन्स जो है ये भी हमारे पास जो है वो क्या मतलब है इसका? ऑयल मेकिंग। ऑयल मेकिंग मतलब जितने ये कंपाउंड आते हैं इसके अंदर अल्कीन फैमिली में, जैसे कि ईथीन है, प्रोपीन है, नाम लिखता हूँ, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, ये सब के सब किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? ऑयल मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सब को ओलेफिन्स भी कहा जाता है, मींस ऑयल मेकिंग, इसका है मतलब है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यही बस के हवाले से बात थी। इसका जनरल फार्मूला देख लें और कुछ प्रैक्टिस भी इसके साथ ही देख लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट ये मिटा के लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ।
जनरल फार्मूला, उसका यूज़ भी देख लीजिएगा। जनरल फार्मूला CnH2n-2, सॉरी -2 नहीं, CnH2n, बस ये फार्मूला है इसका। जनरल फार्मूला CnH2n, इसका यूज़ भी देख लेते हैं, एक दो प्रैक्टिस करके बताएं आप। पेंटीन को ले लेते हैं, ये जनरल फार्मूला है, इसकी मदद से हम कोई केमिकल फार्मूला बता सकते हैं। तो पेंटीन का केमिकल फार्मूला अगर बताना हो तो मिसाल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है जनाब पेंटीन का केमिकल फार्मूला बताइए। आपने आखिर में देखा ENE, आप इससे समझ गए कि डबल बॉन्ड बनेगा। पेंट से आप समझ गए 5 कार्बन है, ठीक है। आपने इसका फार्मूला लिखा CnH2n, Cn की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है 5, एरो बना के आगे लिख रहा हूँ इससे, तो ये हो जाएगा 2 5 10, C5H10। किसका केमिकल फार्मूला आ गया ये, पेंटीन का। बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे कहा जाए प्रोपीन का केमिकल फार्मूला बताइए, आपने सबसे पहले देखा ENE, अल्कीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, यकीनन डबल बॉन्ड है। और शुरू में क्या लिखा हुआ है प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, ठीक है। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे CnH2n, मसला हल हो जाएगा आपको। जहाँ तक इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की बात है तो पिछली वीडियोस में बड़ी तफसील से मैं ये सारे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अल्काइन की तरफ चलते हैं। अल्काइन क्या है भाई, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वजह क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। ब्रैकेट लगा के मैंने इसकी पहचान भी दे दी। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपको कहीं ना कहीं इसमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। आल्सो कॉल्ड, इसकी मिसाल हमारे पास फर्स्ट मेंबर, इसका सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट मेंबर, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है, इथाइन, आखिर में YNE, अल्काइन की पहचान, ठीक है भाई। इसी इथाइन को एसीटाइलिन भी कहा जाता है, एसीटाइलिन, ठीक है। also called इथाइन इज also called इथाइलिन, एसिटाइलिन। और क्योंकि पहले मेंबर के नाम पर ही ग्रुप का नाम रखा जाता है नॉर्मली, तो इसी अल्कीन फैमिली को एसिटाइलिन सीरीज भी कहा जाता है, एसिटाइलिन सीरीज, ठीक है भाई। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इथाइन आ जाता है, और प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डॉट 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 डीकाइन। डीकाइन पे चलते हैं क्योंकि इसी का भी हम जो है, इसका भी एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। नंबर 3 पॉइंट, जनरल फार्मूला इसका ले लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या है इसका, CnH2n-2, ये इसका फार्मूला है। अब आपसे बोला जाए डिकाइन केमिकल फार्मूला बताइए आप। डिक से आप समझ गए 10 कार्बन, YNE से आप समझ गए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो उससे आप समझ गए किससे ताल्लुक़ रखता है ये, अल्काइन फैमिली से। और फिर आपको फार्मूला याद आ जाएगा CnH2n, Cn इसकी जगह पर क्या आएगा, कितने हैं 10, ये 10 आ गया, H2 मल्टीप्लाई बाय 10 -2, फिर ये हो जाएगा C10, 2 10 20, 20 में से 2 माइनस होंगे 18, C10H18 is the chemical formula of
डिकाइन। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइसोमेरिज्म आपने देखा होगा, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरिज्म्स को जरा समझ लें। आइसोमेरिज्म, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कि केमिकल फार्मूला तो उनका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उन सबको क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। जैसे कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन अभी हम देखेंगे, पहले ब्यूटेन को देख लेते हैं, मेरे ख्याल में यही है। ब्यूटेन के भी हैं, पेंटेन के भी हैं, उनको दोनों को देख लेते हैं। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ये देख लेते हैं। हमारे पास एन पेंटेन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? आइसोपेंटेन है, आइसो पेंटेन। और तीसरा हमारे पास है नियोपेंटेन, नियो पेंटेन। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताइए, आखिर में ANE क्या मतलब? अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। पेंट 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 क्या मतलब हुआ? 5 कार्बन। तो एक बात तो तय है, मैं अगर आपसे इससे पूछता हूँ कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला आप बताएंगे C5, क्योंकि डेफिनेटली इसमें 5 कार्बन तो हैं, ये बात तो तय है। फिर क्या लिखा हुआ आखिर में? ANE, मतलब ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो जनरल फार्मूला अल्केन फैमिली का है CnH2n+2। पेंटेन पेंटेन पेंटेन, भले N है, आइसो है, नियो है, कुछ भी है, लेकिन है तो अल्केन ना, जनरल फार्मूला तो लगेगा, तो लगा देते हैं। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 5। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से +2, तो C5H10+2 C5H12। तीनों का सेम केमिकल फार्मूला है, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12। तो केमिकल फार्मूलाज तो सेम है, उसने कहा है सेम केमिकल फार्मूला बट लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब ऊपर जगह बनाऊं, मिटाऊं इसको? एन का मतलब ज़रा समझ लीजिएगा, इसका मतलब है नॉर्मल। ठीक है, आइसो और नियो का मतलब बाद में देखेंगे, लेकिन ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो चेन हमारे पास है होती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, आपने अभी देखी भी है। पेंटेन को देखें, लंबी सी चेन बनती है, हेक्सेन की उससे बड़ी चेन बनेगी, हेप्टेन की उससे बड़ी चेन बनेगी, डिकेन की उससे बड़ी चेन बनेगी, क्योंकि 10 कार्बन। ये चेन्स जो है ना वो 2 किस्मों की हैं, अनब्रांच और ब्रांच। अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। ये अनब्रांच्ड चेन जो है इसी को एन के नाम से याद किया जाता है और इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन, ये अनब्रांच्ड होगी। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने बनाता हूँ। पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4
5, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा सब में। हर कार्बन जो है वो 4 जो है वो अपने क्या करेगा, बॉन्ड मुकम्मल करेगा। तो 3 इसके साथ आएगा, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। किसका है, पेंटेन का या एन पेंटेन का, एक ही बात है। आप एन पेंटेन लिख दें या सिर्फ पेंटेन लिख दें, इसका मतलब है नॉर्मल। और ये कौन सा है, अनब्रांच्ड। कोई अप और डाउन जो है, कोई ऐसा कार्बन आपको निकला हुआ इसके साथ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से एक कार्बन निकला हो या यहाँ से। अब इसकी जगह पर ये तो हो गया आइजो का, आइजो पेंटेन की तरफ चलते हैं। ये आइजो पेंटेन में हमारे पास ये ब्रांच्ड होता है, आइजो और नियो, ये दोनों ब्रांच्ड हैं। आइजो पेंटेन का, आइजो का मतलब है, यहीं पे लिख दूं या अलग से लिखूं, आइजो का मतलब है सिंगल ब्रांच्ड, सिंगल ब्रांच्ड आइजो पेंटेन। या आइजो किसी के साथ भी लगाओ तो समझ जाइएगा सिंगल ब्रांच्ड, और नियो किसी के साथ लगाओ इसका मतलब है डबल ब्रांच्ड, डबल ब्रांच। यानी कि पेंटेन भी हो और वहां सिंगल ब्रांच भी हो, और ये भी पेंटेन भी हो लेकिन वहां पर डबल ब्रांच हो। ब्रांच का कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ सिंगल ब्रांच होने के बावजूद भी वो पेंटेन होना चाहिए, और यहाँ डबल ब्रांच होने के बावजूद भी वो पेंटेन ही होना चाहिए। कैसे होगा अभी दिखाता हूँ आपको। ये आपने नोट कर लिया, ये एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। आइजो पेंटेन को देख लीजिए, आइजो पेंटेन। पेंट से समझ गए 5 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। ANE से समझ गए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप ज़रा पूरा पढ़ लीजिए इसको। आपने पेंट देखा और 5 कार्बन सीरीज में बना दिए। ANE देखा, आपने बोला अल्केन फैमिली है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन आपने शुरू में आइजो नहीं देखा, जिसका मतलब है कि ये सिंगल ब्रांच्ड है, सिंगल ब्रांच्ड है। सिंगल ब्रांच का मतलब CH3 एक अल्काइल ग्रुप जो है इसके साथ निकला होगा कहीं ना कहीं। अब अल्काइल ग्रुप को देखते हैं, उसमें भी तो एक कार्बन है। अब सिंगल ब्रांच आप यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से एक सिंगल ब्रांच ऊपर करके, ये याद रहे आइजो और नियो में अप एंड डाउन इस तरह से बॉन्ड बनेंगे। तो ये ये मिथाइल ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है, CH3 को, इसको कहते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये असल में ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 मैंने कोने पे लगा दिया, आप चाहें तो यहाँ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा टैली कर लें, चेक कर लें, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए नहीं बने हुए। इसका एक बॉन्ड बना हुआ इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन की नीड है। इसको 2 हाइड्रोजन की नीड है क्योंकि एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, 2 हाइड्रोजन की नीड है। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आइजो पेंटेन। आपने देखा सिंगल ब्रांच, ये ऊपर टॉप से निकली है। अगर आपको यहाँ अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ मिटा के आप यहाँ लगा लीजिए, ये सिंगल बनाया और इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ से हटा दें। चल अब मुतमईन, अब ठीक है। 4 ये हो गए, 5वें ने ये इस तरह से ब्रांच बनाई और वो 5वां क्या कहलाएगा, मिथाइल ग्रुप। अब चलते हैं नियोपेंटेन की तरफ। ये कौन सा था, आइजोपेंटेन। अब नियोपेंटेन की तरफ चलते हैं। नियोपेंटेन। अब
अब आप पहले वाली गलती नहीं करेंगे, पेंटेन देखा और डायरेक्ट 5 कार्बन एटम जो है वो साथ बनाने की कोशिश की, नहीं 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 नहीं, अब आप रुक गए। अब आपको नियो का मतलब पता है, डबल ब्रांच्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप, डबल ब्रांच्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे। अब 3 तो एक साथ नहीं कर सकते ना, एक चेन बनानी होगी 1 2 3 कार्बन के साथ, बाकी 2 कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ आएंगे, डबल है तभी तो ये नियो बनेगा। तो एक इसके साथ आ गया ये कार्बन, एक इसके साथ आ गया ये कार्बन, ठीक हो गया। इसके साथ तो मज़े से CH3 कर दें, इसके साथ भी मज़े से CH3 कर दें, क्योंकि ये लाजमी है, आपको ऐसा करना होगा। मिथाइल ग्रुप तभी तो मिथाइल ग्रुप होता ही CH3। अब बाकी जो कार्बन है उनका आप जो है वो सेटअप बना लीजिए। तो इसके साथ सिर्फ सिंगल H लगेगा, इसके साथ डबल H लगेगा, इसके साथ ट्रिपल H लगेगा। वो रेसलर ट्रिपल H नहीं, रेसलर ट्रिपल H नहीं, ये मतलब 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया हमारे पास, आइसो क्या, नियोपेंटेन। क्या बन गया ये, नियोपेंटेन। लेकिन थोड़ा सा वेट करें, अभी एक थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें बाकी है। लास्ट वाले पे बनाने से बेहतर है कि आप उससे ज़रा पहले जो है बनाने की कोशिश करें इसको। एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, इसमें इन डेप्थ अभी बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, वैसे तो ये भी सही है, लेकिन मिथाइल ग्रुप आप इस CH3 वाले साइड के साथ लगाएं। क्या कहा मैंने कि मिथाइल ग्रुप जो 2 लगाने हैं इस CH3 वाली साइड के साथ लगाएं। तो यहाँ से हटा दें आप, यहाँ CH3 नहीं मिल रहा आपको, इधर लगा दें इसके साथ। तो देखें मैं लगा रहा हूँ इसके साथ CH3 और इसके ऊपर भी लगा रहा हूँ ये CH3। अब बाकी मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा, ये भी मिटा दें, ये भी मिटा दें। कार्बन के 4 बॉन्ड्स की एडजस्टमेंट कर लें, कार्बन के 4 बॉन्ड्स की एडजस्टमेंट कर लें। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ 3 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन जो है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर वाले के साथ, एक नीचे वाले कार्बन के साथ, एक आगे वाले कार्बन के साथ, एक पीछे वाले कार्बन के साथ। 4 बॉन्ड बन गए, ज़रूरत ही नहीं है किसी हाइड्रोजन की। ये जो हमारे पास लास्ट वाला है इसको 3 हाइड्रोजन की नीड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नियोपेंटेन भी बना दिया भाई। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह कौन सा होगा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन। पूरे एक ही शॉट में ये पूरी वीडियो बनेगी, जिसमें इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, हैलोजिनेशन, कंबस्शन और ऑक्सीडेशन और यूजेस ऑफ मीथेन, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर ईथीन आएगा, वो भी पूरा टॉपिक कवर होगा, चाहे इसमें 2 घंटे लग जाएं। और उसके बाद ईथाइन आएगा और ये पूरा टॉपिक कवर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगली 3 वीडियोस में इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अल्लाह हाफिज़ करके, हैलोजन की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी बाकी हैं, उनको इंशाल्लाह बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।